नमस्कार साथियों, मैं हीरालाल प्रजापत आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरु पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज जो टॉपिक लाए हैं ज्योग्राफी का, वो किसी भी मानचित्र को पढ़ने समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और ज्योग्राफी का स्टूडेंट होने के नाते आपको उसके बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। इसलिए ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़ें और समझें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अक्षांश वे देशांतर रेखाएं। अक्षांश वे देशांतर रेखाएं। मानचित्र में किसी भी स्थान की स्थिति को जानने के लिए इन रेखाओं का अक्षांश और देशांतरों की जानकारी होना अति आवश्यक है। इसमें जो आती है, पहली आती है अक्षांश। इनमें एक चीज़ का ध्यान रखना, अक्षांश अलग है और अक्षांश रेखा अलग है। अक्षांश अलग है और अक्षांश रेखा अलग है। समान अक्षांशों को मिलाते हुए जो रेखा खींची जाती है उसे कहते हैं अक्षांश रेखा। और अक्षांश किसी भी स्थान की पृथ्वी के केंद्र से कोणात्मक दूरी को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है अक्षांश? पृथ्वी के केंद्र से कोणात्मक स्थिति को व्यक्त करता है। जो पृथ्वी के केंद्र से उत्तर या दक्षिण की ओर होती है उसे कहते हैं अक्षांश। जैसे मान लो ये आपकी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। अब देखो अक्षांश क्या है? पृथ्वी के केंद्र से, जहाँ पर आपका पृथ्वी का केंद्र होता है, ये पृथ्वी का केंद्र है। इस पृथ्वी के केंद्र से किसी भी एक यामात्र लाइन हो, यामात्र कहते हैं देशांतर रेखा को। किसे कहते हैं? देशांतर या यामात्र। ठीक है, तो पृथ्वी के केंद्र से किसी भी यामात्र पर स्थित स्थान जो किधर हो सकता है, उत्तर में भी हो सकता है और दक्षिण में भी हो सकता है, तो उस स्थान की पृथ्वी के केंद्र के बीच की जो कोणात्मक दूरी है, ये कोणात्मक दूरी ही अक्षांश कहलाती है। तो अब आप जैसे मान लो ये O है और ये जो स्थान है ये वाली O, A और B, तो ये वाला है, ये कहलाएगा आपके अक्षांश। क्या कहलाएगा? अक्षांश। इस प्रकार जैसे मान लो ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है आपके? 30 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने का? तो इस स्थान पर ये 30 डिग्री अक्षांश है। कितना है? 30 डिग्री। अब इस पूरे ग्लोब पर जो 30 डिग्री के स्थानों को मिलाते हुए जो रेखा खींची जाती है उसे कहते हैं अक्षांश रेखा। तो ये विशेष ध्यान रखना कि अक्षांश तो किसी एक स्थान की पृथ्वी के केंद्र के उत्तर या दक्षिण की स्थिति को व्यक्त करता है, जबकि अक्षांश रेखा वो है जो समान अक्षांशों को मिलाते हुए ग्लोब पर जो रेखाएं खींची जाती उन्हें कहते हैं अक्षांश रेखा। तो ये है आपके अक्षांश। अब अक्षांश को क्या कहते हैं? तो अक्षांश की परिभाषा देख लो। अक्षांश कहते हैं भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा वे भूमध्य रेखा के उत्तर व दक्षिण में स्थित किसी भी स्थान की पृथ्वी केंद्र से कोणात्मक दूरी को अक्षांश कहते हैं। ठीक है, यानी भूपृष्ठ पर यानी पृथ्वी के धरातल पर भूमध्य रेखा के
उत्तर में भी हो सकता है और दक्षिण में भी हो सकता है, स्थित किसी भी स्थान की पृथ्वी के केंद्र से कोणात्मक दूरी को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। और ग्लोब पर जो समान अक्षांशों को, अब आता है अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखा यानी ग्लोब पर, किस पे? ग्लोब पर समान अक्षांशों को मिलाते हुए पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ये है अक्षांश और अक्षांश रेखा में अंतर। ग्लोब पर समान अक्षांशों को मिलाते हुए, क्या करते हुए? मिलाते हुए पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ये है मुख्य रूप से अक्षांश और अक्षांश रेखा में अंतर। जब आपको अक्षांश पूछे तो वो किसी स्थान की भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में स्थित है, उसकी कोणात्मक, पृथ्वी के केंद्र से कोणात्मक दूरी की बात करता है। और जब अक्षांश रेखा की बात करें तो ग्लोब पर जो समान अक्षांशों को मिलाते हुए पूर्व से पश्चिम की ओर जो रेखाएं खींची जाती है उन्हें कहते हैं अक्षांश रेखा। ये विशेष रूप से ध्यान में रखने की बात है। कई बार आप जब इंटरव्यू के लिए कहीं जाते हैं तो उनमें ये अवश्य पूछा जाता है कि अक्षांश क्या है या अक्षांश रेखा क्या है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। आप अपनी नोटबुक में इनको बनाना चाहो तो बना लो और उतार लो और उस चित्र को बना लेना जो अक्षांश रेखा को प्रदर्शित करता है और अक्षांश को बताता है। अब आती है अक्षांश और अक्षांश रेखा तो हो गई, अब आती है अक्षांश रेखाओं की संख्या। अक्षांश रेखाओं की संख्या। तो ये अपना ग्लोब है, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, इसे कहते हैं नॉर्थ पोल और इसे कहते हैं साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीचों बीच मध्य में, पृथ्वी के नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बिल्कुल बीच में और समान दूरी पर जो रेखा खींची गई है उस रेखा को कहते हैं भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? भूमध्य रेखा के नाम से। ये भूमध्य रेखा है। इस भूमध्य रेखा का, क्योंकि ये ग्लोब को दो भागों में बांटता है इसीलिए इसके दो भाग बनते हैं। ये कहलाता है उत्तरी गोलार्ध यानी ग्लोब का आधा हिस्सा उत्तर की ओर, और ये कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। तो इस भूमध्य रेखा के उत्तर में, किधर की ओर? उत्तर की ओर आपके 90 डिग्री अक्षांश है यानी 90 है, उन्हें कहते हैं 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और भूमध्य रेखा के दक्षिण की ओर 90 अक्षांश रेखाएं हैं, उन्हें कहते हैं 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के नाम से जाना जाता है। अब कुल संख्या कितनी हुई ये ध्यान रखना। कुल अक्षांश तो है आपके 90 डिग्री उत्तरी के और 90 दक्षिण के, तो इनकी संख्या हो गई, वो हो गई 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश प्लस 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश प्लस एक है आपका 0 डिग्री अक्षांश। कौन सा है? एक है आपका 0 डिग्री अक्षांश। तो इस प्रकार से कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या है 181 यानी 181। ठीक है, ये तो हुए कुल अक्षांश। क्या हुए? कुल अक्षांश। अब यदि आपसे पूछे कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं कुल अक्षांश रेखाएं यानी कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है, तो आप और हम सब जानते हैं
कि उत्तरी ध्रुव पर जो 90 डिग्री है, जिसे अपना नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं, तो 90 डिग्री जो अक्षांश है वो एक बिंदु के रूप में है, केवल क्या है, बिंदु रेखा नहीं है। तो इसीलिए यदि हम 181 में से 2 माइनस करते हैं तो अक्षांश रेखाओं की संख्या यदि पूछी जाती है तो वो है 179, 179। तो ये विशेष ध्यान रखना। कुल अक्षांश तो कितने हैं, 181, और उनमें से यदि रेखाएं पूछी जाती है तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल बिंदु मात्र है, इन दोनों को यदि माइनस कर देते हैं तो आपके कितनी हो जाती है, 179। अब आता है अक्षांश रेखाओं की विशेषता। तो अक्षांश रेखाओं की विशेषता में आपके आता है, सबसे पहला आता है कि अक्षांश रेखाओं की विशेषता में सबसे पहला आपका बिंदु आता है, वो आता है कि अक्षांश रेखा, अब जैसे ये अपना ग्लोब है, जैसे जैसे अपन भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं वैसे वैसे अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या होती जाती है, कम होती जाती है। क्या होती जाती है? तो पहली विशेषता हो गई कि जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं वैसे वैसे अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती जाती है। क्या होती जाती है? कम होती जाती है, और 90 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश क्या हो जाते हैं, केवल बिंदु मात्र रह जाते हैं। क्या रह जाते हैं? केवल बिंदु मात्र रह जाते हैं। ये इनकी पहली विशेषता है कि जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या होती जाती है, कम होती जाती है। दूसरी विशेषता है कि अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर पूर्णवर्त होती है। क्या है? पूर्णवर्त होती है, यानी ये पूरे ग्लोब को इस प्रकार से चारों तरफ से जोड़ती हुई बनाई जाती है। तो ये क्या होती है? ग्लोब पर पूर्णवर्त होती है। कोई भी अक्षांश है तो वो पूर्णवर्त है। तीसरी इसकी एक प्रमुख लास्ट विशेषता है, वो विशेषता है कि पृथ्वी को केवल जो अक्षांश रेखाएं हैं इनमें 0 डिग्री अक्षांश रेखा कौन सी है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा एकमात्र व्यर्थवर्त अक्षांश रेखा है। ठीक है, ये विशेष ध्यान रखना। अक्षांश रेखाओं में व्यर्थवर्त रेखा कौन सी है? केवल 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे अपन भूमध्य रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता। अब शब्द आया व्यर्थवर्तक। तो व्यर्थवर्त का मतलब है ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा होती, ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? व्यर्थवर्त के नाम से जाना जाता है। फिर इसकी चौथी विशेषता आती है, वो है 2 अक्षांशों के बीच की दूरी। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी वो है 111 किलोमीटर। 2 अक्षांशों के मध्य दूरी 111 किलोमीटर है। कितनी है? 111 किलोमीटर। अब ये थोड़ा सा यहाँ पर कुछ छोटे एग्ज़ाम होते हैं उसमें तो चल जाता है कि 111 किलोमीटर की दूरी होती है, लेकिन कुछ जो बड़े एग्ज़ाम होते हैं उनमें
कुछ सवाल ऐसे पूछे जाते हैं कि अक्षांश रेखाओं की दूरी का, दो अक्षांश समांतर अक्षांश रेखाएं हैं, उनकी दूरी का ध्रुव की ओर जाते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये ध्यान रखना, अपनी पृथ्वी पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है। अपनी पृथ्वी क्या है? पूर्ण गोलाकार नहीं है। ये ध्रुवों पे कैसी है? चपटी है, यानी ध्रुवों से थोड़ी सी दबी हुई है। कैसी है? दबी हुई है, यानी थोड़ी सी दबी हुई है। इस वजह से क्या होता है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जैसे जैसे ध्रुवों के नजदीक जाते हैं तो ऊपरी क्षेत्र गोलाकार नहीं होकर थोड़ा सा शेप में आ जाता है, यानी ढालूपन में आ जाता है। इसलिए ध्रुवों के पास दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग आपके 111.7 किलोमीटर होती है, जबकि भूमध्य रेखा के पास में जो दूरी होती है वो आपके 110.6 किलोमीटर ही होती है। तो ये किस वजह से होता है? ये होता है आपके इन ध्रुवों पर दबी हुई होने की वजह से। इसलिए इनकी औसत दूरी कितनी मान ली जाती है? 111 किलोमीटर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी ध्रुवों पर जाने पर हल्की सी बढ़ जाती है। वो किस वजह से बढ़ती है? आपके ध्रुवों पर पृथ्वी थोड़ी सी दबी हुई होने की वजह से। अब उसके बाद पांचवी विशेषता आती है, वो आती है दो अक्षांशों का बीच का क्षेत्र। दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को कटिबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को कटिबंध कहा जाता है, यानी जोन। क्या कहते हैं इसको? जोन के नाम से जाना जाता है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? कटिबंध या जोन के नाम से जाना जाता है। तो ये मुख्य अक्षांश रेखाओं की विशेषता है। यानी पहली है, जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं उनकी लंबाई कम होती जाती है और ध्रुवों पर 90 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश केवल बिंदु है। अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर पूर्णवर्त होती है, यानी एक दूसरे के चारों तरफ ग्लोब पर आती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा एकमात्र व्यर्थवर्त अक्षांश रेखा अर्थात ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है और दो अक्षांश रेखाओं की मध्य की दूरी है वो है आपके 111 किलोमीटर, लेकिन ध्रुवों पर जाने पर थोड़े से चपटेपन की वजह से इसकी दूरियां बढ़ जाती है। और दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कटिबंध के नाम से जाना जाता है। तो ये है अक्षांश रेखाओं की विशेषता। इनको उतार लो आप अपनी नोटबुक में। अब है ग्लोब पर मुख्य अक्षांश रेखाओं की स्थिति। जब ग्लोब पर देखते हैं तो जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है उस रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। तो इनके नाम क्या क्या है? भूमध्य रेखा। भूमध्य का मतलब है संपूर्ण पृथ्वी धरातल को दो भागों में बांटकर मध्य में स्थित रेखा। विषुवत, विषुवत रेखा। विषुवत का मतलब है जो विषु, विषु कहते हैं, इस विषु का अर्थ है जहाँ पर दिन रात की अवधि बराबर होती है उसे कहते हैं विषुवत, यानी समान रूप से। तो इसीलिए इसे विषुवत रेखा कहा जाता है और 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब इसका जो सबसे उत्तरी क्षेत्र है और दक्षिणी क्षेत्र है इन्हें कहते हैं 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यानी इसे कहते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब भूमध्य रेखा के उत्तर में जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है इससे कहते हैं ट्रॉपिकल कैंसर या कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार भूमध्य रेखा के दक्षिण में जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है इसे कहते हैं कॉप्रिकॉन लाइन, यानी मकर रेखा। क्या कहते हैं?
मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ये है कर्क रेखा, ये मकर रेखा। और 66.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, इसे कहते हैं आर्कटिक वर्त। क्या कहते हैं? आर्कटिक वर्त कहा जाता है। और 66.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश रेखा है, इसे कहते हैं अंटार्कटिका वर्त कहा जाता है। ठीक है, आर्कटिक वर्त और अंटार्कटिका वर्त। अब इन रेखाओं के मध्य, क्योंकि इन रेखाओं को सूर्य के तापमान के आधार पर भी 3 कटिबंध में बांटा जाता है। कितने कटिबंध में बांटा जाता है? 3। तो इन रेखा अक्षांश रेखाओं के आधार पर ही ग्लोब को 3 ताप कटिबंधों में बांटा जाता है। कितने? ग्लोब को अक्षांश रेखाओं के आधार पर 3 ताप कटिबंधों में बांटा जाता है। 3 ताप कटिबंधों में बांटा जाता है। वो कौन कौन सा है? पहला है उष्ण कटिबंध, दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध, और तीसरा है शीत कटिबंध। ठीक है, जो कर्क रेखा और मकर रेखा है, इनके बीच सूर्य की जो किरणें हैं लगभग लंबवत पड़ती है वर्ष भर, और सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर भी लंबवत पड़ती है। और क्योंकि सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, तो इनके बीच लगभग वर्ष भर किसी न किसी स्थान पर सूर्य की किरणें लंबवत होती है, और इसलिए यहाँ पर हमेशा उच्च तापमान की स्थिति बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है? उच्च तापमान की स्थिति बनी हुई होती है। तो उष्ण कटिबंध, ये क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध। कहाँ से कहाँ तक है? 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक, यानी कर्क और मकर रेखा का जो बीच का क्षेत्र है वो कहलाता है उष्ण कटिबंध। और इसके बाद 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का जो बीच का क्षेत्र है, ये वाला, ये इस क्षेत्र को कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें कभी भी लंबवत नहीं होती, ये ध्यान रखना। यानी शीर्ष पर सूर्य कभी नहीं होता। 90 डिग्री का कोण कभी भी किसी स्थान पर सूर्य की किरणों का नहीं बनता है। इनके बीच में सूर्य वर्ष में 2 बार शीर्ष में होता है, लेकिन इन रेखाओं के बीच में 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच सूर्य कभी भी लंबवत नहीं होता। तो ये कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंध। 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ का जो क्षेत्र है वो कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध। और 66.5 से लेकर 90 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों का बीच का क्षेत्र है, इसे कहते हैं शीत कटिबंध। यानी यहाँ गर्मी, हमेशा तापमान लगभग आपके हिमांक बिंदु से नीचे होता है, इसलिए इसे कहते हैं शीत कटिबंध। तो ग्लोब पर मुख्य अक्षांश रेखाओं की स्थिति और उनको तापमान के आधार पर, सूर्य के तापमान के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध के नाम से जिन्हें जाना जाता है। उतार लो अपनी कॉपी में इसको। अब आता है संपूर्ण अक्षांशों को 3 भागों में बांटा जाता है। अक्षांशों की बात की जा रही है यहाँ। तो 3 भाग कौन कौन से हैं? स्थिति के आधार पे। किसके आधार पे? स्थिति के आधार पे। स्थिति के आधार पर पहला कहलाता है निम्न अक्षांश, दूसरा कहलाता है मध्यम अक्षांश, और तीसरा है वो कहलाते हैं उच्च अक्षांश। उच्च
अक्षांश। अब ये निम्न अक्षांश है आपके 0 डिग्री से 30 डिग्री के जो अक्षांश है वो कहलाते हैं निम्न अक्षांश। इसमें दोनों के आते हैं, नॉर्थ के भी आते हैं और साउथ के, यानी उत्तरी और दक्षिणी दोनों शामिल हैं। मध्यम अक्षांशों में आते हैं 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के जो अक्षांश है वो कहलाते हैं मध्यम अक्षांश। क्या कहलाते हैं? मध्यम अक्षांश। और उच्च अक्षांश कहलाते हैं 60 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के जो अक्षांश होते हैं वो उच्च अक्षांशों के नाम से जाना जाता है। इनमें दोनों शामिल है, नॉर्थ और आपके साउथ के। ठीक है, तो ग्लोब पर स्थिति के आधार पर अक्षांशों को 3 भागों में बांटा जाता है। ताप कटिबंध में तो 3 भाग है, वो है उष्ण, शीतोष्ण और शीत कटिबंध। और स्थिति के आधार पर वो है निम्न अक्षांश, मध्यम अक्षांश और उच्च अक्षांश। ठीक है, अब इन अक्षांशों के आधार पर कुछ विशेष जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं, उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो उनमें पहला आता है, वो आता है अशु अक्षांश। क्या कहते हैं? अशु अक्षांश। अशु अक्षांश ग्लोब पर अशु अक्षांश कहा जाता है 30 डिग्री से 35 डिग्री जो अक्षांशों का बीच का क्षेत्र है, जो आपके नॉर्थ और साउथ दोनों में स्थित होते हैं, उन्हें कहते हैं अशु अक्षांश। इन्हें अशु अक्षांश क्यों कहा जाता है, इसके पीछे एक कहानी है। पहले तो ये जो क्षेत्र आता है ये उपोष्ण उच्च वायुदाब का क्षेत्र। किसका क्षेत्र है? उपोष्ण उच्च वायुदाब का क्षेत्र है। जब आगे हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी की क्लास में तो उसमें जब देखेंगे पृथ्वी पर वायुदाब की पेटियां और आपके पवन संचार की स्थिति देखेंगे, उसमें जब अपन अच्छी तरह से समझेंगे कि उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी का विकास कैसे होता है और इसका निर्माण क्या होता है और जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पूर्व काल में यानी प्राचीन काल में जो घोड़े के व्यापारी होते थे, अरब व्यापारी, वो अपने जहाज़ों को लेकर व्यापार करने के लिए ले जाते थे। तो यहाँ पर क्योंकि वायुदाब आपके उच्च वायुदाब होता है और पवन संचार अनियमित होता है वहाँ पर, क्योंकि पवनें जो भूमध्य रेखा से ऊपर उठती है वो उच्च वायुदाब के क्षेत्र में पुनः नीचे की ओर आती है, इसीलिए वहाँ उच्च वायुदाब होता है। तो उन नावों का संचालन करने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती थी। तो ऐसी स्थिति में नावों को चलाने के लिए, उनका भार कम करने के लिए कुछ घोड़ों को क्या कर दिया जाता है, समुद्र में फेंक दिया जाता था, ताकि नाव का भार हल्का हो और आसानी से उन्हें आगे की ओर चलाया जा सके। इसीलिए इन अक्षांशों को कहा जाता है अशु अक्षांश। अब आता है अक्षांश को पढ़ने की स्थिति। जब अपन अक्षांश पढ़ते हैं तो अक्षांश में 3 चीज़, किसी भी स्थान को जब अक्षांश पढ़ते हैं तो उनमें 3 चीज़ होती है। एक तो होती है डिग्री, एक होता है मिनट व सेकंड। ठीक है, जैसे मान लो किसी स्थान की जैसे स्थिति बतानी है, क्या बतानी, जैसे अपने जयपुर है, मान लो जयपुर की जब स्थिति बताएंगे तो कह देते हैं, जैसे मान लो जयपुर 30 डिग्री अक्षांश पे, मान लिया कि अपना जयपुर कितने डिग्री अक्षांश पे है, 30 डिग्री अक्षांश पे है। तो अब 30 डिग्री अक्षांश पे है तो इसको क्या कैसे पढ़ेंगे, तो कुछ ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री के बाद 1 डिग्री में क्योंकि 60 मिनट होते हैं तो उसमें मान लो लिख दिया जैसे 45 मिनट। ये मिनट का सिंबल है, किसका सिंबल है, मिनट का। और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। तो इसके बाद की जैसे मान लो ऐसे लिख रखा है तो ये सिंबल पढ़ने का तरीका है। मानचित्र में जब किसी भी स्थान की स्थिति बताई जाती है तो ऐसे। तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे, 30 डिग्री 45 मिनट और 22 सेकेंड, ये कहलाती है अक्षांश पढ़ने की स्थिति, डिग्री, मिनट और सेकेंड। अब ये अपने हैं सूर्य की किरणों पर अक्षांशीय प्रभाव, यानी इस प्रकार का प्रश्न कई बार आपके बड़े एग्जाम होते हैं उसमें पूछ लिया जाता है कि जब 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा पर सूर्य की किरणों का सापेक्ष कोण क्या होगा। ऐसी स्थिति में जब ऐसे सवाल हल करने होते हैं तो सबसे पहले दोनों स्थानों के बीच, दोनों स्थानों या स्थानों के दो या अक्षांश के दो, दोनों स्थानों या अक्षांशों का अंतर। तो दोनों में अक्षांशों का कितना अंतर है,
यानी 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर चमक रहा है सूर्य, तो वहाँ जैसे भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पे है और 23.5 डिग्री है, तो इन दोनों में अंतर कितना हो गया, 23.5 में से 0 गया तो दोनों में अंतर हो गया 23.5 डिग्री का। कितने का हो गया, 23.5 डिग्री। अब भूमध्य रेखा पर 21 मार्च को सूर्य कहाँ चमक रहा है, भूमध्य रेखा पर, तो लंबवत का मतलब है 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी सूर्य की किरणें या कितने डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का कोण बना रही है, यानी भूमध्य रेखा पर, किस पे, भूमध्य रेखा पर किरणों का कौन सा कोण है, किरणों का कोण कितने का है, 90 डिग्री का। अब जब 90 डिग्री का कोण यहाँ बना रही है और 23.5 डिग्री दोनों का अंतर है, तो फिर कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पर किरणों का सापेक्ष कोण क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में जहाँ जिस स्थान पे सूर्य की किरणें कोण बना रही है, उन कोण के माइनस क्या करना है आपको, अक्षांशीय अंतर को क्या करना है, अक्षांशीय अंतर है उसको माइनस करना है। तो यहाँ आ जाएगा 66.5 डिग्री का कोण बना रही, कितने का कोण बना रही है, 66.5 डिग्री का। अब यदि आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि जब सूर्य कर्क रेखा पर चमक रहा हो, कहाँ पर चमक रहा हो, 23.5 डिग्री पर, यानी कर्क रेखा पर सूर्य कब चमकता है, 21 जून को। कब चमकता है, 21 जून को कर्क रेखा पर चमकता है। तो आर्कटिक क्या है, आर्कटिक वर्त पर कितने डिग्री का कोण होगा, कितने डिग्री का कोण होगा। तो मान लो अपने सूर्य कहाँ चमक रहा है, कर्क रेखा पर, तो सबसे पहले तो ये देखो कि इन दोनों स्थानों के बीच में अक्षांशीय अंतर कितना है, तो अक्षांशों का अंतर, तो आर्कटिक वर्त है आपके 66.5 डिग्री पर, माइनस कर्क रेखा कितनी है, 23.5 डिग्री। तो दोनों में अंतर कितना आ गया, आधा से आधा कट गया, उसके बाद 6 में से 3 गए तो 3 और 4 43 डिग्री का। कितने का अंतर आया, 43। अब आपके सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमक रहा है, इसका मतलब कर्क रेखा पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणों का कोण 90 डिग्री का है। तो आपके आर्कटिक वर्त पे कितना होगा, वर्त पर, तो मैंने क्या कहा था, जिसका जितने डिग्री का कोण बना रहा है उसमें से क्या कर दो, दोनों अक्षांशों का माइनस कर दो अंतर, तो 43। तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 10, 7 और ये 4, 47 डिग्री का कोण बनाएगी किरणें। कितने का कोण बनाएगी, 47 डिग्री का। तो इस प्रकार से हम अक्षांशों के आधार पे किसी भी स्थान की क्या निकाल सकते हैं, सूर्य की किरणों का सापेक्ष कोण निकाल सकते हैं। वो किस आधार पे निकालते हैं, अक्षांशों के आधार पर। जय हिंद, धन्यवाद।